हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 27 सितंबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखेंगे, उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि लास्ट में रिवीजन की क्लास होती है, तो जो भी हमने कल पढ़ा है उसका फटाफट हम रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और मॉर्निंग का थॉट आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। सफलता वहां होती है जहां कोशिश और संघर्ष नहीं रुकते हैं। यानी सफल वही व्यक्ति होता है जो संघर्षशील हो और जो कोशिश करता रहे। उसको पता हो कि कोशिश करते रहने से ही इम्प्रूवमेंट होगी, और उस इम्प्रूवमेंट से, उस सुधार से ही हम जो संघर्ष की प्रक्रिया है उसमें आगे बढ़ेंगे, और एक न एक दिन सफलता हमारे कदमों को चूम लेगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, कोशिश करते रहिए, संघर्ष करते रहिए। जितनी भी कठिनाइयां हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वो एक दिन समाप्त होंगी और सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले जो हम बात करेंगे, विश्व पर्यटन दिवस के बारे में बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसको हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है जिसका नाम है विश्व पर्यटन संगठन। वो पूरी दुनिया में जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड जो भी काम काज है, पॉलिसीज है, बनाता है और उसको लागू करवाने का काम करता है। ठीक है। 2023 में जो हमारा विश्व पर्यटन दिवस है, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो सऊदी अरब कर रहा है। और 2022 में इसको इंडोनेशिया ने करा था। इस बार की थीम है पर्यटन और हरित निवेश। ओके, इस बात को याद रखेंगे। हमने बात कर ली संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बारे में, और 1980 से ही लगातार 27 सितंबर को। देखो, भारत में अगर टूरिज्म की स्थिति को समझना चाहेंगे तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक रिपोर्ट आई थी 2021 में, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भारत में जो जीडीपी है ना, तो उसके मामले में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में भारत का जो टूरिज्म है वो 10वें नंबर पर आता है। 2020 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि भारत में जो रोजगार है वो टूरिज्म की वजह से लगभग 8% है, और लगभग 39 मिलियन लोग इससे जुड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि 2029 तक 53 मिलियन के आसपास लोग जो है टूरिज्म, जो ये व्यवसाय है, इससे जुड़ जाएंगे। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने दो साइट्स के बारे में पढ़ा था। एक तो शांति निकेतन के बारे में पढ़ा था, और एक होयसल के मंदिरों के बारे में पढ़ा था जो बेलूर के हैं। इन दोनों के बारे में बताते हुए मैंने आपको बताया था कि इसको यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है उसमें शामिल किया गया है। तो प्रेजेंट टाइम में भारत की तरफ से जो विश्व यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल स्थल हैं उनकी संख्या 42 है। इसको जरूर याद रख लेना। ठीक है। जिसमें से जो 34 है वो पूरी तरीके से सांस्कृतिक है, 7 नेचुरल है यानी कि कल्चरल है, और एक जो है क्या है, दोनों का मिश्रित है। ओके, क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है, जिसमें स्वदेश दर्शन योजना के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। बौद्ध सम्मेलन होते हैं, बौद्ध सम्मेलन के बारे में भी हमने पढ़ा था, जिसको बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है भारतीय उपमहाद्वीप में, वहां वहां पर उसको कवर किया जाएगा। ठीक है। देखो अपना देश पहल, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022, राष्ट्रीय हरित पर्यटन मिशन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखना। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो पहली बार होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उड़ीसा से रिलेटेड न्यूज है। उड़ीसा की जो विधानसभा है वहां पर पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति करी गई है प्रमिला मलिक की। प्रमिला मलिक स्क्रीन पर जिसे आप देख सकते हैं, ये राजनीतिक पार्टी जो बीजू जनता दल है, जिसको बीजेडी कहते हैं, यानी कि नवीन पटनायक जी की जो पार्टी है उससे बिलोंग करती थी, और अब ये उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ये बीजीटी या फिर बीजू जनता दल की जब सरकार थी तो उसमें ये मंत्री के पद पर भी रह चुकी हैं। तो याद रखेंगे प्रमिला। देखो 22 सितंबर को इनका चुनाव हो गया था। इसके पहले उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष थे केशरी अरोखा। तो जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद प्रमिला मलिक को विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। याद रखेंगे 6 बार ये विधायक रह चुकी हैं। कहाँ से? उड़ीसा के जाजपुर जिले के विंझारपुर जो विधानसभा सीट है वहां से, और इसके अलावा ये आपदा प्रबंधन मंत्री के पद पर भी काम कर चुकी हैं उड़ीसा के लिए। तो ये थोड़ी सी जानकारी है प्रमिला मलिक के बारे में। बाकी ये प्रॉपर लिस्ट दी गई है कि हमारे देश में किस किस पद पर किस समय में कौन सी महिला पहली बार बैठी है उसके बारे में। तो यहाँ देख लेते हैं। तो देखो अमृता कौर का नाम हम सबको अच्छे से पता होगा, जो भारत में पहली महिला कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनी गई थी।
सरोजिनी नायडू, जिनको हम पहला राज्यपाल कहते हैं, ये पहली बार राज्यपाल बनी थी संयुक्त प्रांत जो आज का उत्तर प्रदेश है वहां के लिए। सुचेता कृपलानी का नाम हमें याद होगा क्योंकि ये पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में बनी थी, कहाँ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। शन्नो देवी भारत के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। इंदिरा गांधी पहली प्रधानमंत्री बनी थी। प्रतिभा पाटिल पहली राष्ट्रपति बनी थी और मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। तो इसको जरूर याद रख लेना, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी ये जो स्ट्रेटेजिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ये आ जाते हैं, तो हमें जरूर पता होना चाहिए। और अभी 33% जो रिजर्वेशन है वो भी दे दिया गया है, तो ये क्वेश्चन कुछ महिलाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा को अगर आप देखना चाहते हैं तो भारत का जो पूर्वी वाला हिस्सा है वहां पर उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा। जो पूर्वी तट है उससे सटा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। राज्यपाल गणेशी लाल, नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री हैं। राज्यसभा के लिए 10 सीटें यहाँ से जाती हैं, लोकसभा के लिए 21 सीटें जाती हैं। और इस समय विधानसभा में, उड़ीसा विधानसभा में कुल 147 सीटें हैं और इसका एक राज्य के रूप में गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी जो भारतीय विज्ञान संस्थान है वो बेंगलुरु में है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि समझौता कहाँ पर हुआ है, तो समझौता नई दिल्ली में हुआ है। समझौता इस बात को लेकर हुआ है कि जो भारतीय नौसेना है किस तरीके से तकनीकी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान से हेल्प ले सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना 1909 में करी गई थी जमशेदजी टाटा और महाराज कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के द्वारा, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईएनएस निरीक्षक। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भारत का आईएनएस निरीक्षक है। इसने गोताखोर प्रशिक्षण अभ्यास किस स्थान पर शुरू किया है, या किस स्थान पर इसने गोताखोर अभ्यास किया है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यह अभ्यास किया गया है त्रिंकोमाली में। त्रिंकोमाली कहाँ है? तो ये श्रीलंका का है और श्रीलंका में ही 15 से लेकर 21 सितंबर तक ये अभ्यास चला है, इस बात को याद रख लेंगे। अच्छा, हमारा जो आईएनएस देखो इसका जो काम है, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि आईएनएस निरीक्षक, इसका जो काम है गोताखोर प्रशिक्षण के लिए गया है। स्पेशली अगर कोई जहाज डूब रही है, पनडुब्बी डूब रही है, कोई गोताखोर डूब रहा है, तो उसको किस तरीके से ये बचा सकता है, इसमें ये महारत हासिल किया हुआ है। इसका निर्माण किया गया था 1985 में मझगांव शिप बिल्डर्स में। ठीक है, तो मझगांव शिप बिल्डर्स के द्वारा इसका निर्माण किया गया और उसके बाद 1995 में इसको शामिल कर दिया गया था भारतीय नौसेना में। ये कहा जाता है कि ये 257 मीटर तक गहराई, मतलब 257 मीटर की गहराई तक जा सकता है और जो भी पनडुब्बी या जो भी जहाज है उनको बचाने की इसके अंदर कैपेसिटी है। ओके, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 7 दिनों तक चलने वाला हाथी महोत्सव आयोजित हुआ? ठीक है, तो कल भी हमने मध्य प्रदेश के बारे में एक न्यूज पढ़ी थी और वो भी टाइगर रिजर्व से ही संबंधित थी। अगर आपको याद है तो जो हमारा कमेंट बॉक्स है वो खुला हुआ है, उसमें जरूर लिखकर बता सकते हैं। तो वो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टाइगर के साथ साथ में जो हाथी हैं उनके लिए भी फेमस है। तो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व याद रखेंगे। साथ में ही ये भी याद रखेंगे कि आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके साथ हाथियों के जो संबंध है उसको उजागर करने के लिए, हाथियों के और जो हमारे जंगली जीव जंतु हैं उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त करने के लिए हाथी महोत्सव मनाया गया था। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में। ओके, क्लियर। अच्छा, मध्य प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व, देखो कल ही हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में कुल 7 टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर लिस्ट दी गई है। संजय डुगरी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और 7वां हमने पढ़ा था कि जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का निर्माण किया गया है मध्य प्रदेश में। ओके, देखो एशियन गेम्स 2023 में भारत ने घुड़सवारी में कितने साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? तो याद रखेंगे कि 41 साल बाद भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया है। और देखो एशियन गेम्स में इसके पहले 1982 में, हाँ 1982 में भारत ने गोल्ड मेडल जीता था जब एशियन गेम्स दिल्ली में हो रहे थे। अच्छा, हमारे देश के जो अनुष अग्रवाल हैं, हृदय विपुल चेड़ा हैं, सुदीप्ति हेजला और दिव्य कीर्ति सिंह, इन्होंने घुड़सवारी में शानदार प्रदर्शन किया है। साथ में भारत ने एशियन गेम्स के दौरान शूटिंग में, महिला क्रिकेट टीम और घुड़सवारी, इन तीनों इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है अभी तक, इस बात को याद रखेंगे। ओके,
ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली बस का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ऐसा किया गया है। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा है, कार्बन के उत्सर्जन को कम करना चाहता है, पारिस्थितिकी तंत्र को और पर्यावरण को मजबूत बनाए रखना चाहता है और जीवाश्म ईंधन का कम से कम प्रयोग करना चाहता है। तो इस सब बातों को ध्यान में रखकर ग्रीन हाइड्रोजन बसेस चलाने के बारे में पहले ही बोला जा चुका था, जिसका अनावरण कर दिया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कैटरीना कैफ को। कैटरीना कैफ एक अभिनेत्री हैं, हम सब इनसे जरूर परिचित होंगे। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यूनिक्लो इंडिया का। यूनिक्लो इंडिया जापान का एक कपड़ा उद्योग है, यानी कि एक कपड़े से रिलेटेड ब्रांड है और इसके लिए कैटरीना कैफ अब इसकी भारत के लिए ब्रांडिंग करेंगी, हर तरीके से ऑन स्क्रीन करेंगी, ऑफ स्क्रीन करेंगी और जो है नेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यानी कि ओवरऑल जितने भी तरीके हैं एक एडवर्टाइजमेंट करने के, वो सारे तरीके से यूनिक्लो इंडिया का इनके द्वारा ब्रांडिंग करी जाएगी। इस बात को याद। भारतीय वायुसेना ने किस एयरक्राफ्ट को शामिल कर लिया है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो C295 को भारतीय वायुसेना में शामिल कर दिया गया है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा गाजियाबाद में। ठीक है, अब देखो C295 के बारे में बात करूं तो ये 1 किलोमीटर के कम जो रनवे पर उड़ान भर सकता है और सिर्फ 420 मीटर में ये लैंडिंग कर सकता है, इसकी विशेषता है। स्पेन से इसको मंगाया गया है, यानी कि स्पेन से जब भारत के द्वारा 2021 में एयरबस से समझौता किया गया था तो ये बोला गया था कि जो 16 C295 स्पेन से लाए जाएंगे, लेकिन जो 17वां एयरक्राफ्ट है वो खुद भारत बनाएगा। एयरबस और टाटा के बीच में इसके लिए समझौता भी हो गया है, तो इस बात को याद रख लेंगे। ठीक है, 2021 में ये समझौता हुआ था और काफी बड़ी डील हुई थी और काफी ज्यादा उस समय न्यूज में, सुर्खियों में, हर जगह ये छाई हुई थी। तो गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है वहां से जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं उन्होंने इसको शामिल कर लिया है अपने देश के वायुसेना में। ओके, 2021 में जो डील हुई थी वो लगभग 21,935 करोड़ रुपए की डील हुई थी भारत सरकार और एयरबस के बीच में। ओके, क्लियर। द मैन फ्रॉम UNCLE कि किस ब्रिटिश अभिनेता का निधन हो गया है? स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं इनका 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये जो है एक जासूसी ड्रामा जिसका नाम है द मैन फ्रॉम अंकल, इससे इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और इस ड्रामा से बहुत ज्यादा फेमस हुए थे। इनका नाम पूछा जा रहा है, तो इनका नाम है डेविड मैककलम। ओके, याद रख लेना। ठीक है, आइए अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल इलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर, ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस भी हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और इस बार की जो थीम थी वो वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, इस थीम के साथ मनाया गया था। ओके, 26 सितंबर को ही विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी मनाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत के पहले लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा के पणजी में किया गया है, याद रखेंगे। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव है, इस बात को भी याद रखेंगे। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है, कहाँ पर बनाया गया है? तो अमेरिका का जो न्यू जर्सी है वहां पर बनाया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है और ये स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर है, इस बात को भी याद रखेंगे। 2015 से ये बन रहा था और अभी 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन होने वाला है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसके बारे में मैंने अभी बात करा, तो इसका अनावरण किया गया है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में अब 7 टाइगर रिजर्व हो गए हैं और पूरे भारत में 54 टाइगर रिजर्व अब हो गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि पूर्वोत्तर के किस जानवर को खाद्य पशु का टैग दे दिया गया है? तो मिथुन का नाम याद रखेंगे, एक गो प्रजाति से संबंधित है मिथुन। साथ में ही अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के हिस्से में एक राज्य पशु के रूप में हम इसे जानते हैं और कोई भी सांस्कृतिक त्योहार या सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक महत्व है इस पशु का इन राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 में किसने जीत हासिल करी है? तो देखो, भारत का जो नोएडा है वहां पर बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है जहां पर इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का आयोजन किया गया है। भारत में पहली बार ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया है और इसको जीता गया है मार्को बेंचेजी के द्वारा। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन सी बन गई है? तो वो है हमारा भारत। हम सबको अच्छे से पता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सीरीज चल रही थी, तो इस सीरीज के दौरान ही भारत ने ये रिकॉर्ड बनाया है
और एक ही पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी भारत के पास है। और वो कितने छक्के लगाए गए हैं, तो 39 छक्के लगाए गए हैं। इस बात को याद रख लेंगे। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए होंगे और जो भी रिवीजन है वो भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय।